नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर की आंखों में देखने लगी। क्रिस्टोफर की आंखों में काफी खतरनाक इरादे नजर आ रहे थे। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर क्रिस्टोफर ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो अनिका अपना बचाव करना अच्छी तरह से जानती थी। मगर जैसे ही अनिका क्रिस्टोफर से लड़ने के लिए तैयार हुई, क्रिस्टोफर अचानक ही जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल पाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे भाई, मानता हूँ कि तुम बेहद खूबसूरत हो, मगर मैं तुम्हारी खूबसूरती का नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत का गुलाम हूँ। मेरा मतलब है फैन हूँ, और सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मुझे अच्छा लगा तुम एक गुलाम होने के नाते अपने मालिक के पीछे पीछे आ रही हो, मगर इस वक्त तुम्हारा मालिक नेचर कॉल अटेंड करने जा रहा है। पर भले ही तुम मेरी गुलाम हो, मगर तुम एक लड़की हो, और वह भी बहुत खूबसूरत लड़की। तुम्हारे सामने ऐसी हरकत करके मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इससे पहले कि क्रिस्टोफर अपने हदें पार करता, अनिका बिना कुछ कहे कार में वापस लौट गई। कार में बैठी अनिका यह भी नहीं जानती थी कि क्रिस्टोफर किस वक्त आशीष बनकर लौट आएगा। आशीष ने अनिका को सारी बात बता दी थी, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि जब जब क्रिस्टोफर आशीष के शरीर में प्रवेश करता था तो वह कितनी देर तक आशीष के शरीर पर कब्जा बनाए रखता था। यह सारी बातें सोचते हुए अनिका अचानक ही अपना नाखून कुरेदने लगी। तभी अचानक एक झटके से अनिका की उंगली का नाखून बाहर निकल आया। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अनिका को कोई भी दर्द महसूस हो रहा था। अनिका ने वह नाखून अपनी दो उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगी, मगर उस नाखून को गौर से देखा जाए तो पता चलता था कि वह एक नकली नाखून नहीं था, बल्कि वह एक छोटा सा डिवाइस था जो बिल्कुल एक स्विच जैसा था, और उस स्विच को दबाने पर वह डिवाइस सिग्नल भेजने लगता, जिससे अनिका की लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग और रोहित के लोग आसानी से अनिका के लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते थे, मगर अनिका जानती थी कि यह सही वक्त नहीं था। अगर इस वक्त अनिका ने उस डिवाइस को इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता था कि क्रिस्टोफर अनिका को अलेक्जेंडर तक ना ले जाए। क्रिस्टोफर की प्लानिंग के बारे में अनिका को कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वक्त से पहले वह किसी को इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने वह नकली नाखून फिर से अपनी उंगलियों पर लगा दिया। तभी अचानक कार की खिड़की पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। अनिका ने जब चौंक कर देखा तो बाहर क्रिस्टोफर खड़ा था। क्रिस्टोफर अनिका को घूर घूर कर देख रहा था। अनिका को शक हो गया था कि क्रिस्टोफर ने अनिका की उंगलियों में लगा डिवाइस देख लिया था। क्रिस्टोफर ने इशारा करते हुए अनिका को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही अनिका कार से बाहर निकली, क्रिस्टोफर ने अपनी कार की डिग्गी से एक बड़ा सा डिवाइस निकाला। वह एक तरह का मेटल डिटेक्टर था। वह मेटल डिटेक्टर अपने हाथ में पकड़कर क्रिस्टोफर अनिका के पास आया और झटके से अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए। क्रिस्टोफर गौर से अनिका के हाथों को देखने लगा। जब क्रिस्टोफर की नज़र अनिका की उंगलियों पर पड़ी तब उसे कोई साधारण चीज नहीं नजर आ रही थी। अनिका ने आम लड़कियों की तरह अपने नाखूनों को नेल पॉलिश से पेंट किया था। अनिका के नाखून लंबे और धारदार थे, मगर क्रिस्टोफर को नाखूनों को देखकर किसी भी तरह का कोई शक नहीं हुआ। ये बिल्कुल आम लड़कियों के नाखून जैसे थे। अनिका की उंगलियों को अच्छी तरह से देखने के बाद क्रिस्टोफर अचानक अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम तो पहले से इतनी खूबसूरत हो। इस तरह के फैशन की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका इस वक्त अपनी तारीफ सुनने के मूड में नहीं थी। हालांकि अनिका यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं क्रिस्टोफर को अनिका की उंगलियों में लगे डिवाइस के बारे में पता तो नहीं चला था। क्रिस्टोफर को उंगलियों में से तो कोई असाधारण बात नजर नहीं आई, इसलिए क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ मेटल डिटेक्टर ऑन किया और अनिका के सिर पर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टोफर ने वह मेटल डिटेक्टर अनिका के सिर पर रखा, उसमें से एक बीप बजने लगी। क्रिस्टोफर हैरान होकर अनिका को देखने लगा।
अनीका ने अपने कदम पीछे हटाते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तुम्हारे बालों में क्या है? बालों में कौन सा हथियार छुपाया है तुमने? बाहर निकालो उस हथियार को। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनीका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और कहा, कैसी बातें कर रही हो? बालों में कैसे मैं कोई हथियार छुपा सकती हूँ? तुम बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अनीका की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, खामोश हो जाओ। यह मत भूलो कि तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। जरा रिस्पेक्ट से बात करना सीखो। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनीका खामोश हो गई, मगर बड़े ही एटीट्यूड से क्रिस्टोफर को देखने लगी। क्रिस्टोफर धीरे से अपने कदम अनीका की ओर आगे बढ़ाने लगा और फिर से मेटल डिटेक्टर ऑन करके क्रिस्टोफर ने अनीका के पूरे बदन को स्कैन करना शुरू किया। मगर हैरानी की बात यह थी कि क्रिस्टोफर अनीका के शरीर के जिस हिस्से में मेटल स्कैनर लगा था, स्कैनर जोर जोर से बीप करने लगता। क्रिस्टोफर ने अपने पांव पीछे लेते हुए अनीका से कहा, तुमने क्या छुपा कर रखा है? बाहर निकालो। अनीका ने भी बड़े कैजुअली क्रिस्टोफर के मेटल डिटेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मुझे लगता है तुम्हारा यह मेटल डिटेक्टर खराब हो गया है। अनीका की बात सुनकर क्रिस्टोफर कुछ देर तक अपने मेटल डिटेक्टर को देखता रहा और फिर एक हाथ से मेटल डिटेक्टर को हाथ पर पटकते हुए क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर को ऑन किया और अनीका की पेट पर लगा दिया। मेटल डिटेक्टर फिर से जोर जोर से बीप होने लगा। इस बार क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ सख्त करते हुए अनीका से कहा, देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें क्या छुपा रही हो तुम? बता दो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना इसका अंजाम अलेक्जेंडर को भुगतना होगा। अनीका ने फिर से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर क्रिस्टोफर से कहा, देखो तुम्हारा यह मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार बज रहा है। क्रिस्टोफर भी हैरान था। क्रिस्टोफर ने अनीका की पूरी बॉडी को स्कैन करके देखा था, मगर हर बार मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप करने लगता था। क्रिस्टोफर भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि कोई इंसान अपने पूरे शरीर में कैसे मेटल लिए घूम सकता था। तभी क्रिस्टोफर के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। क्रिस्टोफर ने वह मेटल बॉक्स अपने पाँव पर लगा कर देखा। तब मेटल डिटेक्टर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब क्रिस्टोफर को यकीन हो चुका था कि मेटल डिटेक्टर बिगड़ा नहीं था। अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका की ओर तानते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अलेक्जेंडर के पास लेकर नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर को अनीका के सिर पर रख दिया। जब मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बजने लगा, तब अनीका ने अपने बालों में से एक पतला सा वायर निकाला। अक्सर अनीका इस वायर का प्रयोग छोटे छोटे तालों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अनीका ने अपने बालों से यह वायर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरे हुए वायर को देखकर क्रिस्टोफर ने अनीका को हैरानी से देखा और कहा, समझ में नहीं आता तुम डॉक्टर हो कि चोर। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर ने अनीका के चेहरे पर मेटल डिटेक्टर लगाया। ठीक अनीका की नाक के पास मेटल डिटेक्टर फिर से जोर जोर से आवाज़ करने लगा। क्रिस्टोफर ने अनीका के से बस इशारे में कहा था कि वह जो कुछ भी छुपा रही थी उसे निकाल कर उससे सामने रखे। अनीका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वह मेरी नाक नकली है, तुम जानते नहीं आजकल की लड़कियां नाक सीधा करवाने के लिए सर्जरी करवाती है, इसलिए अंदर मेटल लगा हुआ है। अनीका की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तुम क्या समझती हो मैं तुमसे सिर्फ कल मिला हूँ? यह मत भूलो कि कई सालों से मैंने तुम पर नज़र बना कर रखी है। अनीका अच्छी तरह जानती थी कि अब क्रिस्टोफर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं था। अनीका ने अपने मुंह के अंदर उंगली डाली और एक दांत जैसा डिवाइस निकालकर जमीन पर फेंक दिया। क्रिस्टोफर ने हैरान होकर अनीका से पूछा, क्या है यह? अनीका ने जवाब देते हुए कहा, जहर है, यह कभी भी काम आ सकता है। क्रिस्टोफर हैरानी से अनीका को देखने लगा। क्रिस्टोफर ने फिर से अनीका के कंधों पर मेटल डिटेक्टर लगाया। मेटल डिटेक्टर फिर से जोर जोर से बजने लगा। इस बार अनीका ने अपने जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक स्किन कलर का धागा निकाला। उस धागे को अनीका के हाथ में देखकर क्रिस्टोफर ने पूछा, अब यह क्या है? अनीका ने जवाब देते हुए कहा, पतंग उड़ाने का मांझा, समझते हो वही है। ये अनीका के हाथ में जो मांझा था वह काफ़ी तेज़ था। वक्त आने पर उस मांझे का इस्तेमाल करके अनीका किसी भी दुश्मन की जान ले सकती थी। क्रिस्टोफर ने जब वो मेटल डिटेक्टर अनीका की कमर पर रखा तो फिर से मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बजने लगा। इस बार अनीका ने अपनी कमर से एक छोटा सा पट्टा निकाला। वो पट्टा एक बेहद छोटा सा नान चाकू था जो जर्मन स्टील की ब्लेड से बना हुआ था। ये छोटा सा लगने वाला पट्टा काफ़ी घातक हथियार साबित हो सकता था।
क्रिस्टोफर हैरान था कि अनीका ने अपने शरीर में कितने हथियार छुपा कर रखे थे। क्रिस्टोफर जैसे जैसे अनीका की बॉडी को स्कैन करता गया, वैसे वैसे अनीका एक के बाद एक सारे हथियार निकाल कर जमीन पर रखती गई। नान चाकू से लेकर छोटा चाकू, छोटी सी तलवार, धारदार चीजें, अनीका के कंधों से लेकर जूतों तक हर एक अंग में अनीका ने बड़ी ही सफाई से एक छोटा मोटा हथियार छुपा कर रखा था। देखते ही देखते रास्ते पर कई सारे हथियार इकट्ठे हो गए। क्रिस्टोफर ने उन सारे हथियारों को देखते हुए धीमी आवाज में अनीका से कहा, अगर मैं तुम्हें इसी तरह अलेक्जेंडर के पास जाने दिया होता तो पक्का तुम मुझे मार देती। अरे इतने हथियारों से तुम एक छोटे मोटे देश के साथ जंग कर सकती हो। अच्छा हुआ मैंने यहीं रोक लिया, वरना पता नहीं तुम मेरी क्या हालत करती। क्रिस्टोफर की इस बात का अनीका ने बड़े कैजुअली जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि V16 पावर ड्रग कहाँ है ये सिर्फ तुम जानते हो। अनीका की बात सुनकर क्रिस्टोफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, वैसे काफ़ी चालाक हो तुम। तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया काम किया है। चलो अब बार बार तुम्हारी बॉडी स्कैन करने से अच्छा होगा कि तुम ही अपने शरीर में छुपाए हुए सारे हथियार एक के बाद एक निकाल कर मेरे सामने रख दो। अनीका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे बस हो गए, पूरे हो गए सारे हथियार, मैं कोई हथियार रखने का गोदाम थोड़ी हूँ। क्रिस्टोफर ने अनीका की बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से अपने सारे पत्ते को तो मेरे सामने नहीं खोलने वाली। चलो अब सीधी तरह से मान जाओ, वरना फिर तुम जानती हो कि छुपे हुए हथियारों को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्रिस्टोफर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखकर अनीका ने अपनी नजरें झुका ली और क्रिस्टोफर से कहा, मैंने कहा ना तुमसे, अब कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने फिर से अनीका के हाथ अपने हाथ में लिए और अनीका से कहा, यह तुम्हारे नाखून जरूरत से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चलो इन्हें भी उतार ही देते हैं। यह कहने के बाद एक अनीका के नकली नाखून अनीका की उंगलियों से निकालने लगा। अनीका अच्छी तरह जानती थी कि उसकी उंगलियों में लगा वो डिवाइस अनीका के पास आखिरी मौका था जो उसे स्पेशल डिपार्टमेंट या रोहित से मिलवा सकता था। मगर क्रिस्टोफर ने एक एक करके अनीका के उंगलियों के सारे नाखून निकाल दिए। नाखून निकालने के बाद क्रिस्टोफर ने फिर से मेटल डिटेक्टर अनीका की उंगलियों पर रखा, मगर क्रिस्टोफर खुद भी यह देखकर हैरान हो गया कि मेटल डिटेक्टर अभी भी बज रहा था। जब क्रिस्टोफर ने गौर से देखा तो उसे उंगलियों के बीच एक छोटी सी नीडल दिखाई दी। अनीका हर वक्त अपने साथ अपने एक्यूपेंचर की नीडल्स रखा करती थी, जिन पर केमिकल लगाकर वह अपने दुश्मनों को घायल किया करती थी। अनीका के शरीर से सारा सामान एक कपड़े में भरकर क्रिस्टोफर फिर से जंगल की ओर जाने लगा। अनीका ने हैरान होकर क्रिस्टोफर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्रिस्टोफर ने कहा, अरे कहा था ना तुमसे, हल्का होने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, गाड़ी में मैं आता हूँ। अनीका लगभग 15 मिनट तक कार में बैठी क्रिस्टोफर का इंतजार करती रही, मगर क्रिस्टोफर का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनीका को झाड़ियों में कुछ हरकत होती दिखाई दी। अनीका काफी देर तक कार में बैठी हुई क्रिस्टोफर के आने का इंतजार करने लगी। अनीका जल्द से जल्द अलेक्जेंडर तक पहुंचना चाहती थी, मगर 15-20 मिनट के इंतजार के बाद क्रिस्टोफर लौट कर नहीं आया। अनीका गौर से अपने आसपास जंगल की ओर देखकर यह समझने की कोशिश करने लगी कि क्रिस्टोफर आखिर गया कहाँ था, मगर तभी अनीका को अचानक झाड़ियों के बीच कोई हलचल होती हुई नजर आई। अचानक झाड़ियों से क्रिस्टोफर बाहर रास्ते पर आकर चलने लगा। क्रिस्टोफर के ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा दौड़कर कार के पास चला आ रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं, अलेक्जेंडर था। नन्हे से अलेक्जेंडर को देखकर अनीका की आंखें चौड़ी हो गई। अनीका एक माँ थी, इस वक्त उसे अलेक्जेंडर के अलावा दुनिया में कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इसलिए क्रिस्टोफर का ऑर्डर मिले बिना ही अनीका ने अपनी कार का दरवाजा खोला और वह तेजी से अपनी कार से उतरी और अलेक्जेंडर की ओर दौड़ने लगी। मगर अनीका यह देखकर हैरान हो गई कि जब अलेक्जेंडर ने अनीका को देखा तो वह अपनी जगह पर रुक गया। अलेक्जेंडर ने झटके से अपना सिर झुका लिया। अलेक्जेंडर के आगे चल रहे क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को डांट लगाते हुए कहा, अरे अब जल्दी चलो, तुम्हारे पाँव जल्दी जल्दी उठाओ। नन्हे से अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है। क्रिस्टोफर ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, जिद मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मुझे पता नहीं कि आप इतने बदल क्यों गए हो।
पहले आप मेरे साथ कभी इस तरह से बात नहीं करते थे और अब मुझे हर बात में फोर्स करते हो। आप बहुत बदल गए हो डैडी। अलेक्जेंडर की बात सुनकर क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर और अलेक्जेंडर से कहा, चलो मैं बदल गया हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी मम्मा आई है, उससे भी नहीं मिलोगे। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर अपनी पीठ कर दी और दबी हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, मैं मम्मा से नहीं मिल सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। नन्ही से अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर अनिका का दिल पिघलने लगा था। वह तेजी से अलेक्जेंडर के सामने गई और अपने घुटनों के बल बैठकर अनिका ने अलेक्जेंडर को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से अलेक्जेंडर का चेहरा ऊपर करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अगर तुम जानते हो कि तुमने गलती की है, इसका मतलब तुम्हें एहसास है कि तुम्हें वह भूल दोबारा नहीं करनी है। तुम्हें मम्मा से आंखें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अनिका ने बात ने अलेक्जेंडर के सिर को और भी ज़्यादा नीचे कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरते पल के साथ और अनिका की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर की शर्मिंदगी बढ़ रही थी। अलेक्जेंडर ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपको धोखा दिया है। जो दवाई आप इतनी मुश्किल से मेरे लिए लेकर आई थी, वह मैंने आपसे चुरा कर डैडी को दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अनिका ने नानी से अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अगर तुम्हें पता था कि तुम गलती करने वाले हो, तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? अलेक्जेंडर ने अपनी इनोसेंट सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि डैडी बीमार थे और डैडी को मैं इस तरह मरते हुए तो नहीं देख सकता था, इसलिए वह दवाई डैडी को दे दी। नन्ही से अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, वह तुम्हारे डैडी नहीं हैं। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि बचपन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर को ही अपना डैडी माना था और अनिका यह भी जानती थी कि अलेक्जेंडर किस स्वभाव का लड़का था। बाहर से रफ एंड टफ दिखने वाला अलेक्जेंडर अंदर से काफ़ी सेंसिटिव था। जिस अलेक्जेंडर ने मारवा हाउस पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पर जोर से काटा था, वही अलेक्जेंडर अपने पालतू जानवरों की मौत पर काफ़ी दुखी हो जाता था। उन्हें बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि वह अपनी जान भी खतरे में डाल सकता था। अनिका जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर कितना सेंसिटिव था और इसलिए उसे क्रिस्टोफर के लिए भी काफ़ी फीलिंग लेस थी। जो नन्हा सा अलेक्जेंडर उससे इतना इम्प्रेस हो गया था। अनिका यह भी जानती थी कि कम उम्र में अलेक्जेंडर को काफ़ी समझ थी। वह समझता था कि किस तरह से वह क्रिस्टोफर को बचा सकता था। अनिका ने अपनी आंखों से देखा था अलेक्जेंडर रश्मि को किस तरह से ट्रीट करता था, मगर वही अलेक्जेंडर जब क्रिस्टोफर के बारे में बात करता तो हमेशा ही उसकी बातों में क्रिस्टोफर के लिए फीलिंग नजर आती थी। और आज भी क्रिस्टोफर के लिए अलेक्जेंडर के मुंह से बुराई नहीं निकल रही थी। इसलिए अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ इस आदमी ने बचपन में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मगर वह सब झूठ था। वह नाटक कर रहा था। उसे तुम्हारे लिए असली फीलिंग नहीं थी। वह यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वह एक दिन मम्मा से V16 पावर ड्रग का डोज हासिल कर सके, जो उसकी जान बचा सकता है। मगर बेटा, तुम नहीं जानते कि वह पावर ड्रग तुम्हारी भी जान बचाने के काम आएगा। हमारे पास सिर्फ एक डोज बाकी है जो तुम्हारी जान बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, मगर उस ड्रग की डोज पर कब्जा करके अब क्रिस्टोफर उसे अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने बड़े ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर की ओर देखा और फिर से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगी, क्या तुम जानते हो कि यह ड्रग क्या है और वह क्या कर सकता है? अलेक्जेंडर ने दबी हुई आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर डैडी ने मुझे कॉल पर ही सब कुछ बता दिया था। अनिका अलेक्जेंडर का जवाब सुनकर हैरान रह गई, ये जानते हुए कि यह ड्रग एकमात्र ऐसा डोज था जो अलेक्जेंडर की जान बचा सकता था। उसने वो डोज चुरा कर क्रिस्टोफर के हवाले कर दिया था। नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। डैडी मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं कहा है। मैं जब भी मिसबिहेव करता था तब वह कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाते थे।
मुझे इस बात का एहसास जरूर करवाते थे कि मैंने जो किया है वह गलत था और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह भी अच्छी तरह से डैडी ने मुझे समझाया है। बाकी लोग चाहे मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करें मगर डैडी हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे चॉकलेट कितनी पसंद है। डैडी मेरे दोस्त के लिए भी अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आते थे। बटर स्कॉच को मुंह में सॉफ्ट टॉयज पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। डैडी हमेशा बटर स्कॉच के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। मेरे सारे पालतू जानवरों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। मगर आज मैं मेरे डैडी की से बहुत नाराज हूँ। अनीका को यह कहते हुए अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर की ओर तेज नजरों से देखा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, डैडी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे झूठ कहा है। डैडी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी बात मान लूंगा तो वह मम्मी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और अब देखो उन्होंने क्या किया है। ये कहते हुए अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पास गया और क्रिस्टोफर को अपनी छोटी सी उंगली दिखाते हुए कहने लगा, डैडी आपने मम्मा को क्यों किडनैप किया है? आपने कहा था कि आप मम्मा को कुछ नहीं करेंगे। आप इतने बदल क्यों गए हो? डैडी आप मुझसे झूठ क्यों बोलने लगे? डैडी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मम्मा को जाने देंगे तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मम्मा आपको वापस दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी और मैं भी आप ही के साथ रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप ही के साथ रहूंगा। ये कहते हुए अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पैरों से लिपट गया। अपने नन्हे से इनोसेंट बच्चे के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अनीका का दिल पिघलने लगा था। अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ होने के बावजूद वह अपने बच्चे को क्रिस्टोफर के खतरनाक चुंगल से बचा नहीं पा रही थी। नन्हा सा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पैरों से सिमट कर बार बार कहता रहा, डैडी हम यहाँ से चले जाएंगे, आप मम्मा को जाने दो। वो अनीका जो दुनिया की किसी भी ताकत से अकेली टकरा सकती थी, वो अनीका जो आसपास की ऊंचाई से गिरने से भी नहीं डरती थी, उस अनीका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर धारदार चाकू से लगातार वार कर रहा था। नन्हे से अलेक्जेंडर की ऐसी हालत देखकर अनीका की आंखों में आंसू लगातार टपकने लगे थे। अनीका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अलेक्जेंडर की इस मनोस्थिति को किस तरह संभाले। क्रिस्टोफर ने पूरी तरह से अलेक्जेंडर के दिमाग पर काबू कर लिया था। अनीका अपनी नज़रों के सामने अपने बेटे को क्रिस्टोफर के हाथों खोता हुआ देख रही थी, मगर वह लाचार खड़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को अपने एक ही हाथ से उठा लिया और बड़े ही बेरहमी से अलेक्जेंडर के पूरे शरीर को झटकते हुए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे बेवकूफ़ बच्चे, मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं यह ड्रग हासिल करना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करता था। अब यह बकवास करना बंद करो और मेरा दिमाग मत खाओ। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर ने बड़ी ही बेरहमी से नन्ही से अलेक्जेंडर को अनीका की ओर हवा में उछाल दिया। अनीका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर को अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्रिस्टोफर ने अपना हाथ झटकते हुए अनीका से कहा, अब यह माँ बेटे का ड्रामा बंद करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और यह मत भूलो कि अब तुम मेरी गुलाम हो और यह तुम्हारा बेटा गुलाम का बेटा मेरा गुलाम ही रहेगा। इसे अच्छी तरह से समझा दो, वरना इसे समझा देना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम भी समझ लेना, अगर इस लड़के ने एक और मिनट भी मेरा सिर खाया तो इसे इसी मेंटल डिटेक्टर से इतना मारूंगा कि इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर सीधा अपनी कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। क्रिस्टोफर के जाने के बाद अनीका ने जब अलेक्जेंडर का चेहरा देखा तो वह काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला था। अनीका ने अलेक्जेंडर की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, तुम जब बड़े हो जाओगे ना तब इन सारी बातों को समझ पाओगे। इंसान का कब रूप बदल लेता है, कब पूरी तरह से अपने स्वभाव बदल लेता है, इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण होता है वह कारण इस वक्त तुम नहीं समझ पाओगे। अनीका की बात को बीच में काटते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मम्मा आप डैडी की बातों का बुरा मत मानना, वे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल मत घबराना, वो मुझे कभी नहीं मारेंगे। अनीका नहीं समझ पा रही थी कि अलेक्जेंडर के मन में क्रिस्टोफर की जो छवि थी उसे वह कैसे मिटाए, अपने छोटे से बेटे को किस तरह समझाए कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक आदमी था और अगर इस वक्त अलेक्जेंडर की जान का इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वह था सिर्फ अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर इतने इमोशंस दिखा रहा था
वो आदमी आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो खुद किसी के शरीर पर कब्जा करके बैठा था। अनिका नन्ही से अलेक्जेंडर को लेकर कार के पास गई और अलेक्जेंडर को कार की बैक सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अनिका ने कार स्टार्ट करके क्रिस्टोफर से पूछा, अब कहाँ जाना है? क्रिस्टोफर ने आगे बढ़ने का इशारा करते हुए अनिका से कहा, अब जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी मत रोकना। अनिका लगातार 36 घंटों तक कार चलाती रही। 36 घंटों के बाद कार एक चेक पोस्ट पर आकर रुकी। अनिका को तब एहसास हुआ कि वह चेक पोस्ट कोई मामूली चेक पोस्ट नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग देशों के बॉर्डर पर बनी हुई बड़ी सी चेक पोस्ट थी। लगातार 36 घंटे ड्राइव करने के बाद अनिका काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। हर 20-22 घंटे के बाद क्रिस्टोफर अनिका को वही टैबलेट वापस खिलाता, जिससे कि अनिका के मसल्स काफ़ी स्टिक होने लगते थे। अनिका ने जब उस जगह को गौर से देखा तब वह काफ़ी शॉक हो गई। तीनों देशों के बॉर्डर पर बने इस छोटे से गांव को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वक्त 20-22 साल पीछे ले गया था। यूरोप के 3 देशों के बीच बने इस गांव को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे इस गांव पर किसी का भी शासन नहीं था। कच्ची सड़कें, पुराने मकान, घरों की टूटी फूटी छतें और सड़कों पर आवारा घूम रहे बच्चे और लोगों को देखकर अनिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस गांव में किसी भी तरह की प्रगति नहीं हुई थी। 21वीं सदी के लोग चांद पर घर बनाने के सपने देख रहे थे और यहाँ पर इस छोटे से गांव में बसे हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मोबाइल फोन भी अब तक उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। क्रिस्टोफर लगातार अनिका को डायरेक्शन दिखाते हुए अनिका को गांव के अंदर ले जाने लगा। अनिका धीरे धीरे कार ड्राइव करके आगे बढ़ने लगी। गाड़ी को देखकर गांव के लोग काफी हैरान नजर आ रहे थे। देखते ही देखते अनिका की कार के पीछे कई लोग कार की डिग्गी पर हाथ मारते हुए कार को फॉलो करने लगे। ये सारा नज़ारा देखकर अनिका और बैक सीट पर बैठा अलेक्जेंडर काफी परेशान हो गए। आसपास मौजूद सारे लोगों को देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि गांव के नौजवान लोग लगातार नशे में धुत रहते थे और कोई कामकाज नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि गांव के लोग पुलिस और प्रशासन से काफी दूर थे, मगर अनिका यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अनिका और अलेक्जेंडर को ऐसी जगह पर लाने के पीछे क्रिस्टोफर का क्या मकसद हो सकता था। अनिका लगातार हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखती रही, मगर क्रिस्टोफर बिना कुछ कहे अनिका को आगे बढ़ने के डायरेक्शन देता रहा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनिका को एक पुराने मकान के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी वहां पर रुकी, उस टूटे फूटे मकान के बाहर बैठा एक शख्स जो हुक्के जैसी कोई चीज फूंक रहा था, उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाइप नीचे फेंका और दौड़कर कार के पास आया और उसने क्रिस्टोफर की कार का दरवाजा खोला। क्रिस्टोफर जैसे ही कार से नीचे उतरा, वह क्रिस्टोफर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे मालिक, आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। क्रिस्टोफर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी का और क्रिस्टोफर का क्या कनेक्शन था और क्रिस्टोफर का इस गांव के साथ क्या कनेक्शन था। 36 घंटे की लगातार ड्राइविंग से अनिका के पूरे शरीर में काफी स्टीफन सीट पर बैठ काफी थकावट हो गई थी। अलेक्जेंडर भी काफी थकान महसूस कर रहा होगा। जैसे ही अनिका ने बैक सीट का दरवाजा खोलकर अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठाया, क्रिस्टोफर ने अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना एक नौकर अपने साथ लाया हूँ। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर इशारा किया। इससे पहले कि अनिका क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब दे पाती, क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। इतना याद रखना कि अगर मेरी हुक्म तुमने नहीं मानी तो अलेक्जेंडर को भी खाना नहीं दिया जाएगा। जब तक तुम अपने गुलाम होने की सारी जिम्मेदारी निभाओगी, अलेक्जेंडर को खाना मिलता रहेगा। अनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि क्रिस्टोफर के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। क्रिस्टोफर का इशारा मिलते ही क्रिस्टोफर का वह आदमी अनिका को उस टूटे फूटे मकान के अंदर ले जाने लगा। उस आदमी ने अनिका से कहा, आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। अनिका चुपचाप अलेक्जेंडर को अपनी गोद में लिए उस आदमी को फॉलो करने लगी। वो टूटा फूटा मकान वैसे तो काफ़ी बड़ा था। मकान के अंदर जब अनिका दाखिल हुई तब उसने देखा कि मकान के अंदर कई जगह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले उस मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और फिर अचानक ही बीच रास्ते में कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। उसके बाद सालों तक यह मकान इसी तरह रखा गया था।
ना तो मकान के अंदर ढंग का फर्नीचर था और ना ही ढंग की बिजली सप्लाई। बस वेंटिलेटर और खिड़कियों से आ रही रोशनी से ही अनिका को मकान में आगे का रास्ता देखना था। मकान के अंदर 25 से लेकर 50 साल के कुछ लोग यहाँ वहाँ कोने में पड़े हुए नजर आ रहे थे। ज्यादातर लोग नशे में धुत थे। इस भयानक जगह को देखकर अलेक्जेंडर ने अनिका को कस कर पकड़ लिया। तभी अनिका ने धीमी आवाज में अलेक्जेंडर के कानों में कहा, चिंता मत करो, मम्मा तुम्हारे साथ है। बस अपनी आंखें बंद करो और कुछ आराम करो। मम्मा तुम्हारे लिए अभी खाना भिजवाएगी। अलेक्जेंडर के कानों में यह कहने के बाद अनिका ने अपने आगे चल रहे आदमी से कहा, देखिए मेरा बच्चा काफी थक गया है, उसे आराम करने के लिए क्या कोई कमरा मिल सकता है। अनिका के आगे चलता हुआ वह आदमी अचानक रुक गया। फिर कुछ देर अनिका को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उस आदमी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर एक बेडरूम है, वही सुला दो बच्चे को। पुरानी सी लग रही सीढ़ियों को चढ़कर अनिका ने ऊपर बने एक छोटे से बेडरूम में अलेक्जेंडर को बिस्तर पर लेटा दिया और दरवाजा बंद करने से पहले अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, मम्मा नीचे है। अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी मम्मा किस तरह की सिचुएशन में फंसी थी, इसलिए अपनी मम्मा को परेशान न करते हुए अलेक्जेंडर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। डर से चेहरे को देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि अलेक्जेंडर को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था और अब अलेक्जेंडर की वजह से अनिका को किसी भी बात की तकलीफ न पहुंचे, इसलिए अलेक्जेंडर उसका खास ध्यान रख रहा था। अनिका जब सीढ़ियाँ उतरकर वापस नीचे आई तो क्रिस्टोफर का आदमी वहीं खड़ा अनिका का वे इंतजार कर रहा था। अनिका जैसे ही नीचे आई उस आदमी ने किचन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो किचन है, अंदर सारा सामान पड़ा है। इससे पहले कि अनिका किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाती, एक 25-30 साल की लड़की दौड़कर क्रिस्टोफर के आदमी के पास आई और कहने लगी, हैरी, क्या मालिक आए हैं? रुको, मैं अभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। जैसे ही औरत किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, क्रिस्टोफर का वह आदमी जिसका नाम हैरी था, उसने उस औरत को रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, तुम अंदर मत जाना, आज ये लड़की मालिक के लिए खाना बनाएगी। जैसे ही हैरी ने उस लड़की को यह बात कही, वो लड़की अनिका को घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर तक अनिका को देखने के बाद उस लड़की ने हैरी की ओर मुड़कर कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मालिक ने मुझे खास तौर पर यहाँ इसलिए रखा है ताकि मैं उनके लिए खाना बना सकूं। तुम इस औरत को मालिक के लिए खाना बनाने के लिए कैसे कह सकते हो? हैरी को यह कहने के बाद वो लड़की फिर से किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी हैरी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस लड़की से कहा, अरे सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चलो किचन से दूर हो जाओ और इस लड़की को जाने दो किचन के अंदर। जैसे ही हैरी की आवाज़ ऊंची हुई, वह लड़की अपनी जगह पर रुक गई। उस लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे। उस लड़की ने हैरी की ओर देखकर कहा, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हो? और आखिर इस लड़की के हाथों में ऐसा क्या जादू है कि तुम इसे मालिक के लिए खाना बनवाने को कह रहे हो? क्या यह मुझसे बेहतर खाना बनाना जानती है? उस लड़की की बात पूरी होते ही हैरी ने उस लड़की से कहा, अब तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद हैरी ने इशारा करते हुए अनिका से कहा, जाओ अंदर किचन में बॉस के लिए खाना बनाओ। अनिका जैसे ही किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, उस लड़की की आंखों में अनिका के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक किचन में एंटर होने से पहले अनिका ने अपने कदम रोक लिए और मुड़कर पीछे खड़ी उस लड़की से कहा, मेरा बेटा इस वक्त ऊपर सोया है, उसे भी बहुत भूख लगी है, क्या तुम उसके लिए खाना बना सकती हो? जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमी हैरी ने अनिका की यह बात सुनी, उसने आगे आकर अनिका से कहा, देखो यह किचन सिर्फ मालिक के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ मालिक के लिए खाना बनाया जा सकता है। इसके बाद हैरी ने मुड़कर उस लड़की की ओर देखा और कहा, तुम एक काम करो, तुम दूसरे किचन में जाकर खाना बनाओ। हैरी के ऑर्डर मिलते ही वह लड़की अपने गालों से आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद अनिका किचन के अंदर एंटर हुई। कुछ देर अपनी कमर पर हाथ रखकर अनिका किचन में खड़ी सोचती रही कि वह क्या बना सकती थी। अनिका ने जब बच्चों को जन्म दिया था, उसके बाद रेखा मौसी अनिका को अपने साथ लेकर गई थी। उसके बाद अनिका को कभी भी किचन में पाँव रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी कभी अनिका को इस मोड़ पर भी ले आएगी कि अनिका को किसी के लिए खाना बनाना होगा। मगर अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को क्रिस्टोफर की हर बात माननी होगी। ये बात भी अनिका अच्छी तरह जानती थी। कुछ देर बाद अनिका ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और सब्जी काटने लगी।
फिर एक के बाद एक सारी सब्जियां अनिका कढ़ाई में डालने लगी। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तब अचानक उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर अपने दोनों हाथ किचन के दरवाजे से लगाकर खड़ा था। वह घूर घूर कर अनिका को देख रहा था। अनिका भी अचानक क्रिस्टोफर को देखकर चौंक गई। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस्टोफर ने अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर अनिका से कहा, अरे डरो मत, मैं तो सिर्फ यह देखने आया था कि कहीं तुम खाना खिलाने के बहाने मुझे जहर तो नहीं खिला दोगी। क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। वैसे तो अनिका ने ठीक यही प्लानिंग की होती। क्रिस्टोफर के लिए खाना बनाने के बाद उसने खाने में जहर मिला दिया होता, मगर क्रिस्टोफर ने अनिका का सारा सामान और उसके सारे हथियार जब्त कर लिए थे और अनिका यह भी जानती थी कि विशिष्ट पाउडर से पहले वह क्रिस्टोफर की जान नहीं ले सकती थी। वरना अलेक्जेंडर की जान बचाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। क्रिस्टोफर की मुस्कुराहट के सामने अनिका ने भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अचानक ही अनिका से बात करते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अनिका की कढ़ाई में लगाए हुए तड़के को देखने लगा। उस कढ़ाई की खुशबू को सूंघने लगा। सूंघते हुए क्रिस्टोफर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। क्रिस्टोफर ने अनिका से पूछा, अरे वाह, कौन सी सब्जी बना रही हो? अनिका कैजुअली जवाब देते हुए कहा, मिक्स वेज। क्रिस्टोफर ने कढ़ाई से आने वाली खुशबू को सूंघते हुए गैस के पास गया और अपने दोनों हाथ प्लेटफॉर्म पर रखकर अपना सिर कढ़ाई की ओर ले गया। वह दोनों आंखें बंद करके सब्जी से आने वाली खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोल दी और अनिका की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने इसी तरह की सब्जी रोहित के लिए भी बनाई है? अनिका ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, कभी नहीं। अनिका का यह सवाल सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा तेज हो गई। क्रिस्टोफर जोर जोर से तालियां बजाने लगा और अनिका से कहने लगा, वाह भाई, तब तो आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। क्रिस्टोफर यह भी जानता था कि अनिका काफी वक्त से भूखी थी। 36 घंटे लगातार ड्राइव करके अनिका काफी थक चुकी थी। गाड़ी में जो खाने पीने की चीजें मौजूद थी वो काफी लिमिटेड थी और अनिका ने अपने हिस्से का सारा खाना अलेक्जेंडर को खिला दिया था। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था कि वह कभी लंच या डिनर करे, क्योंकि वह बूढ़े किंग के लिए किसी भी तरह का सुराग छोड़ना नहीं चाहता था। क्रिस्टोफर ने स्टैंड में से एक चम्मच उठाई और कढ़ाई में से एक सब्जी का निवाला निकालते हुए अपने नाक के पास रखकर और सूंघते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, इससे पहले तुम खाओ। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका चौंक गई। जब क्रिस्टोफर ने खाना अनिका को ऑफर किया तब अनिका को काफ़ी भूख लगी थी। 2 दिन की ट्रैवलिंग में अनिका ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए फिलहाल भूख के मारे अनिका के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मगर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि नेवला खुद अपने मुंह में पहले खाना रखने के बजाय क्रिस्टोफर अनिका को क्यों ऑफर कर रहा था। तभी क्रिस्टोफर की सख्त आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किसी तरकीब से इसके अंदर जहर तो नहीं मिलाया। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर को देखती रही। उसके बाद अनिका ने भी स्टैंड से एक चम्मच निकाली और कढ़ाई से थोड़ी सी सब्जी चम्मच में लेकर अपने मुंह में रख दी। गरम गरम सब्जी मुंह में रखते ही अनिका ने कुछ देर के लिए अपना मुंह खोल लिया और सब्जी के ठंडे होने का इंतजार किया। फिर सब्जी निकलने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो, अगर मैं इसमें जहर डालना भी चाहती तो मेरे पास इस वक्त कोई सामान नहीं है, इसलिए अब तुम इसे खा सकते हो। चाहकर भी मैं इसमें जहर नहीं मिला सकती और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। अनिका का तीखा जवाब सुनते ही क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच पर थोड़ी सी फूंक मारी और अपने मुंह में निवाला रखकर अनिका से कहा, काफ़ी तीखी है। क्रिस्टोफर के बात सुनकर अनिका सरप्राइज हो गई। अनिका खुद कभी तीखा खाती नहीं थी और इसलिए उस वक्त अनिका ने अपनी सब्जी में भी ज़्यादा मिर्ची का उपयोग नहीं किया था। फिर क्रिस्टोफर को सब्जी तीखी क्यों लग रही थी, यह बात अनिका की समझ से बाहर थी। तभी क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा,
अरे नहीं नहीं, सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारी जुबान की बात कर रहा हूँ। काफी तीखी है तुम्हारी जुबान, मगर मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में बेहद ही स्वाद है। अपने मुंह में रखी हुई सब्जी को चबाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से पूछा, आज तो सचमुच मुझे रोहित पर तरस आ रहा है। तुमने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया, वो भी मेरे लिए। ये बात जब रोहित को पता चलेगी तब तो उसका चेहरा देखने के लायक हो जाएगा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टोफर को इसमें क्या खुशी मिल रही थी। क्रिस्टोफर अपने मुंह में रखा निवाला चबाने लगा। फिर कुछ देर बाद खांसते हुए क्रिस्टोफर ने अपने मुंह में रखी हुई सब्जी अचानक थूक दी और गुस्से से अनिका की ओर देखते हुए कहा, अरे किस तरह की सब्जी पकाई है यह तुमने? यह तो अभी कच्ची है। क्या तुम खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती? क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका ने भी मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर की ओर देखा और कहा, हाँ, और शायद रोहित यह बात अच्छी तरह जानता है और इसलिए मुझे खाना बनाने की फरमाइश करके वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आज पता चला कितना स्मार्ट है रोहित। अनिका की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। लाल लाल आंखें ले क्रिस्टोफर ने कढ़ाई में पक रही सारी सब्जियां सिंक में उलट दी और फिर दोबारा कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर क्रिस्टोफर बड़े ही ध्यान से फिर से सब्जी बनाने लगा। अनिका बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर को कुकिंग की सारी बारीकियां पता थी। कब तेल डालना है, कब उस तेल में सब्जी को छोंका लगाना है, कब मसाले डालने हैं, कितनी देर तक सब्जियों को पकाना है। क्रिस्टोफर सारी बातें अच्छी तरह से जानता था। कुछ देर बाद एक प्लेट में सब्जी निकालकर क्रिस्टोफर ने उस प्लेट में कुछ ब्रेड रखे और अनिका की ओर थाली आगे बढ़ाते हुए कहा, अब इसे खाओ और इसे पूरा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह सब्जी मेरे लिए पूरी तरह से सेफ है या नहीं। अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्रिस्टोफर सचमुच अपनी सेफ्टी के लिए अनिका को खाने के लिए कह रहा था, या वह यह जानता था कि अनिका को काफ़ी भूख लगी थी और इसलिए वह अनिका को खाने के लिए मजबूर कर रहा था। क्रिस्टोफर का बर्ताव काफ़ी स्ट्रेंज था। कभी कभी अनिका के लिए गैस करना मुश्किल हो जाता था कि उसके सामने खड़ा आदमी क्रिस्टोफर था या आशीष डोगरा। अपने सामने पड़ी हुई प्लेट से अनिका ने निवाला बनाकर अपने मुंह में रखा और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में अनिका ने अपनी पूरी प्लेट में रखा हुआ सारा खाना खा लिया। जिसके बाद अनिका ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो क्रिस्टोफर भी अनिका को देखते हुए अपनी प्लेट में रखा हुआ खाना खा रहा था। खाली प्लेट सिंक में रखने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर की ओर देखकर कहा, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि अलेक्जेंडर ने खाना खाया है या नहीं। क्रिस्टोफर ने भी अनिका को ऐसा करने से नहीं रोका। अनिका तेजी से किचन से बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर चली गई। किचन के दरवाजे पर खड़ा हैरी सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अनिका के जाने के बाद हैरी अंदर आया और कुछ देर खामोश खड़ा रहा। हैरी ने नोटिस किया कि क्रिस्टोफर की नजरें अनिका जिस दिशा में गई थी वहीं पर गड़ी हुई थी। कुछ देर बाद धीमी आवाज में क्रिस्टोफर से हैरी ने पूछा, मालिक, क्या यह लड़की आपसे इससे पहले? हैरी अपनी बात पूरी कर पाता क्रिस्टोफर ने उसे रोकते हुए कहा, गुलाम है। क्रिस्टोफर का जवाब सुनते ही हैरी ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले जब हैरी ने देखा कि क्रिस्टोफर खुद अनिका के लिए खाना पका रहा था तब हैरी को यह शक हुआ था कि क्रिस्टोफर कहीं उस लड़की के प्यार में तो नहीं था। मगर इस वक्त जब क्रिस्टोफर ने यह बताया कि वो लड़की उसकी गुलाम थी तब हैरी ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। मगर तभी क्रिस्टोफर ने हैरी को एक हैरान कर देने वाली बात कही। क्रिस्टोफर ने हैरी से कहा, हाँ, वो लड़की मेरी गुलाम है, मेरी पर्सनल गुलाम। हैरी क्रिस्टोफर का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। वह अपना सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। क्रिस्टोफर ने थाली से आखिरी निवाला खाते हुए अपनी उंगलियां चाटी और खाली प्लेट हैरी के हाथ में दे दी। वहाँ ऊपर अलेक्जेंडर को जिस बेडरूम में अनिका ने सुलाया था, जब अनिका उस बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची तब उनके कानों पर उस लड़की की आवाज़ पड़ी। जो लड़की अनिका को नीचे हैरी के साथ मिली थी, वह लड़की ऊंची आवाज़ में अलेक्जेंडर से कह रही थी, मेरा काम यहाँ पर मेरे मालिक के लिए खाना बनाना है, तुम्हारे लिए नहीं। मगर फिर भी मुझे मजबूर किया गया कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। कुछ देर पहले वह लड़की अलेक्जेंडर के कमरे में खाने की प्लेट लेकर दाखिल हुई थी। अलेक्जेंडर ने जैसे उस लड़की को अपने कमरे में आते हुए देखा, अलेक्जेंडर अपने बिस्तर से उठ गया और उस लड़की ने अलेक्जेंडर के सामने खाने की प्लेट रखी। जब ढकी हुई प्लेट को उस लड़की ने अलेक्जेंडर के सामने खोला तो अलेक्जेंडर यह देखकर चौंक गया कि उस प्लेट में अलेक्जेंडर के लिए पास्ता बनाया गया था।
अलेक्जेंडर ने ऐसी जगह पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके लिए पास्ता बना कर लाएगा, मगर उस पास्ता का रंग देखकर अलेक्जेंडर को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी थी। जब अलेक्जेंडर ने उस पास्ता को सूंघ कर देखा तो उसको एहसास हुआ कि वह पास्ता आम पास्ता से काफ़ी अलग था। उसका सॉस काफ़ी फीका नजर लग आ रहा था, ना ही ठीक से उसमें चीज़ डली हुई थी और ना ही पास्ता का कलर आम पास्ता जैसा था। मगर इससे पहले कि अलेक्जेंडर उस लड़की को कोई सवाल कर पाता, उस लड़की ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम क्रिस्टोफर के नाजायज बेटे हो? उस लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया। अलेक्जेंडर महज 6 साल का एक बच्चा था, मगर नाजायज शब्द का मतलब वह अच्छी तरह से समझ पा रहा था। जब वह पहली बार मारवा हाउस में आर्यन और रिया को मिला था, सभी मारवा हाउस में रह रहे बाकी लोगों ने कई बार इस तरह के ताना मार मार के उसको इमोशनल चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उस वक्त इंटरनेट पर अलेक्जेंडर ने नाजायज शब्द का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया था। उस लड़की की तेज नजरों से देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। पिछले 2 दिनों से क्रिस्टोफर जिस तरह से अलेक्जेंडर से पेश आ रहा था, अलेक्जेंडर भी क्रिस्टोफर से काफी नाराज हो गया था। उसके बाद इस लड़की ने जब अलेक्जेंडर को नाजायज कहकर पुकारा तो क्रिस्टोफर के लिए अलेक्जेंडर के मन में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे उस लड़की ने अलेक्जेंडर के मुंह से यह सुना कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर का नाजायज बेटा नहीं था, उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिस्तर पर अलेक्जेंडर के बगल में बैठते हुए उस लड़की ने अलेक्जेंडर से पूछा, तो तुम्हारी माँ का हमारे मालिक के साथ क्या रिश्ता है? अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की इस तरह की सवाल क्यों पूछ रही थी। उसने जब चम्मच में पास्ता का एक निवाला लिया तब उसे एहसास हुआ कि पास्ता बिल्कुल खाने के लायक नहीं था। चम्मच दोबारा प्लेट में रखते हुए अलेक्जेंडर ने उस लड़की से कहा, यह पास्ता खाने के लायक नहीं है। उस लड़की के हाथ में एक और प्लेट थी जो ढकी हुई लग रही थी। इससे पहले कि वह लड़की कोई रिएक्ट कर पाती, अलेक्जेंडर ने उस लड़की के हाथ से वो खाने की प्लेट ले ली और ऊपर से ढक्कन हटा दिया। अलेक्जेंडर ने देखा कि जिस प्लेट में रखा हुआ पास्ता काफी अलग था, उस पर चीज अच्छी तरह से डली हुई थी और उसका सॉस भी बिल्कुल गाढ़ा था। उस पास्ता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पास्ता काफी डिलीशियस था। अलेक्जेंडर को भी काफी भूख लग रही थी, इसलिए जब अलेक्जेंडर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच उस पास्ता की प्लेट में डालने की कोशिश की, उस लड़की ने अलेक्जेंडर के हाथों से वह प्लेट छीन कर कहा, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेशरम हो, तुम्हारे अंदर भी मैनर नहीं है। तुम्हारी माँ भी यहाँ आकर मुझ पर हुक्म चलाने लगी, मगर इतना समझ लो, तुम दोनों, मैं यहाँ मालिक के लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मालिक के नाजायज बेटे हो। तुम नाजायज हो, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हो। उस लड़की से मुंह से दोबारा यह शब्द सुनकर अलेक्जेंडर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस लड़की से पहले जो प्लेट अलेक्जेंडर को थमाई थी, उस प्लेट को फिर से अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर से उस प्लेट को उस लड़की की ओर फेंका। उस प्लेट के अंदर रखा हुआ सारा पास्ता उस लड़की के कपड़ों पर जा गिरा और बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया। अलेक्जेंडर की इस हरकत को देखकर लड़की का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लेट को एक साइड टेबल पर रखकर उसने अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, रुक जाओ, तुम शैतान के बच्चे, ऐसे सुधरोगे नहीं। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इस लड़की से कहा, मुझे गालियां मत दो, मुझे गाली देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उस लड़की ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा, और तुम भी सुन लो, तुम भले ही मालिक के नाजायज बेटे हो, मगर मैं यहाँ सिर्फ मालिक के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगी। और इस वक्त मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे और मुझसे रिस्पेक्ट से बात किया करोगे। यह कहकर जैसे उस लड़की ने अलेक्जेंडर पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, दरवाजे पर खड़ी अनिका कमरे के अंदर आ गई और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने भी तेजी से अनिका का हाथ झटक दिया। अनिका को क्रिस्टोफर ने जो टैबलेट खिलाई थी उसकी वजह से अनिका के मसल्स में ज़्यादा पावर नहीं था और इसलिए अनिका ज़्यादा सख्ती से उस लड़की का हाथ नहीं पकड़ पाई थी। जैसे ही वह लड़की अनिका से अपना हाथ छुड़ाकर अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ने लगी, अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए एक पुरानी लकड़ी की चेयर उठाकर उस लड़की के पैरों के पास फेंकी। लकड़ी की चेयर जैसे उस लड़की के पैरों पर पड़ी, वो लड़की उस चेयर से टकराकर सीधे जमीन पर गिरी। अपनी मम्मा को कमरे में आया हुआ देखकर अलेक्जेंडर भी बिस्तर से उठकर दौड़कर अनिका के पास आया और अनिका के पैरों से लिपटकर अनिका के पीछे छुप गया। जमीन पर गिरी उस लड़की ने अपने आप को संभाला और अपने पैरों पर खड़े होते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ।
अभी इसी वक्त मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ मालिक से, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझ पर हाथ उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। अनिका भी जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन थी और यहाँ किस हैसियत से रह रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने सख्त आवाज में उस लड़की से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? दरवाजे पर खड़े क्रिस्टोफर की आवाज सुनते ही कमरे में खड़े सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। अनिका अब तक क्रिस्टोफर के स्वभाव को अच्छी तरह से जान चुकी थी। अपना मतलब पूरा होने के बाद क्रिस्टोफर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को काफी गुस्से और नफरत से देखता था और अनिका जान चुकी थी कि इस बार भी खाना बनाने वाली लड़की की कंप्लेन की वजह से क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को जरूर कुछ न कुछ सजा देगा। इसलिए अनिका ने घबराए हुए अलेक्जेंडर को अपने पीछे छुपा लिया। क्रिस्टोफर को दरवाजे पर खड़ा देखते ही खाना बनाने वाली लड़की दौड़कर क्रिस्टोफर के पास गई और क्रिस्टोफर का कंधा पकड़कर रोती हुई आवाज में कहने लगी, मालिक देखो ना, इस औरत ने मेरे साथ क्या किया। इस लड़के को जब मैंने भूखा देखा तब मुझे उस पर दया आ गई। मैंने इसके लिए पास्ता बनाया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में बच्चे इसी तरह का पास्ता खाना पसंद करते हैं। मैंने इतने प्यार से पास्ता बनाकर इसे खिलाने की कोशिश की, मगर यह लड़का तो उल्टा मुझ पर ही रोब झाड़ने लगा। कहने लगा मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, यहाँ तक कि इसने पास्ता की प्लेट भी मुझ पर फेंक कर मारी। छोटे से बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार देखकर मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि बड़ों पर इस तरह से हाथ नहीं उठाया करते, मगर यह लड़का मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। जब मैंने इसे समझाया कि इस तरह बड़ों को गालियाँ नहीं देते, तो अचानक इसकी माँ कमरे के अंदर आ गई और देखिए क्या क्या इसने मेरे साथ, इतनी भारी कुर्सी मुझ पर फेंक कर मारी। तब मैं अच्छी तरह समझ गई कि अगर मैं माँ ही ऐसी है तो बच्चे के अंदर इसी तरह के संस्कार होंगे। यह कहने के बाद वह खाना बनाने वाली लड़की जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर सिसकियाँ लेने के बाद रोती हुई आवाज में उस लड़की ने क्रिस्टोफर से कहा, मालिक मैं यहाँ आपके कहने पर आपके लिए खाना पकाती हूँ, मगर यह छोटा सा लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी गुलाम हो और मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। अब आप ही बताइए मालिक, आपके अलावा मैं किसी और को अपना मालिक कैसे बना सकती हूँ। अनिका उस लड़की की बातें सुनकर हैरान हो गई थी, मगर अनिका जानती थी कि इस वक्त लड़की के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो लड़की झूठ बोल रही थी और अनिका और अलेक्जेंडर सच बोल रहे थे। इन सब बातों का इस जगह पर कोई वजूद नहीं था। अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर कुछ देर के लिए क्रिस्टोफर अनिका को देखता रहा। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ दरवाजे के कोने से हटाए और अपनी जेब में हाथ डालकर उसने अपने चश्मे निकाल कर पहन लिए और फिर उस खाना बनाने वाली लड़की की ओर देखकर कहा, उस बच्चे को जो चाहिए वह उसे पका कर खिलाया करो। उस लड़के की कही हुई बात तुम्हें माननी होगी। क्रिस्टोफर के मुंह से यह बात सुनकर खाना पकाने वाले लड़के काफी हैरान हो गई। हालांकि अनिका और अनिका के पीछे छिपा अलेक्जेंडर भी क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर काफी हैरान था। तभी क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए उस खाना पकाने वाली लड़की से कहा, आज के बाद मेरी फेवरेट बनने के लिए तुमने इस तरह की झूठी कहानियों का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद उस लड़की की आंखों में सचमुच के आंसू टपकने लगे। उसने सिसकती हुई आवाज में क्रिस्टोफर से कहा, मगर मालिक यहाँ पर आपके अलावा किसी और का हुक्म कैसे चल सकता है। तभी उस लड़की के कानों पर एक आवाज पड़ी, क्रिस्टोफर ने मुझे आशीष कहकर पुकारा करो। वो लड़की दंग रह गई। यह आवाज सुनते ही अनिका ने राहत की सांस ली। अनिका समझ गई थी कि क्रिस्टोफर इस वक्त आशीष के शरीर में जा चुका था और आशीष ने फिर से अपने शरीर पर कब्जा कर लिया था। आशीष ने बेडरूम के बाहर देखकर आवाज लगाते हुए हैरी को बुलाया। हैरी जैसे ही आशीष के पास आया, आशीष ने खाना पकाने वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए हैरी से कहा, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और इस लड़की को थोड़ी सी तमीज सिखाओ। बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, अगर इसे यह नहीं आता तो इसे अच्छी तरह से सिखाओ और अभी के अभी किसी और से कहकर बच्चे के लिए खाना बनवाओ। हैरी समझ गया था कि उसका बॉस कुछ अलग ही मूड में था। अगर उसे ज़्यादा इरिटेशन हुई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए रोती हुई सिसकती हुई लड़की को कंधे से पकड़कर हैरी अलेक्जेंडर के बेडरूम से बाहर ले जाने लगा। और लड़की लगातार अपने मालिक की ओर देखकर कहती रही, मालिक इस उस औरत के बच्चे के लिए आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने आपकी सेवा की है, मैं आपको अपना मालिक मानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब हैरी ने उस लड़की को कमरे से बाहर ले गया तो कमरे में कुछ देर बिल्कुल शांति छाई रही। आशीष अपना सिर झुकाकर अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा। अनिका एक बार कंफर्म कर लेना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी सचमुच आशीष ही था,
और क्रिस्टोफर बुरी तरह से उसके शरीर से निकल चुका था। धीरे से अपने कदम आशीष की ओर आगे बढ़ाते हुए अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सचमुच आशीष ही हो या फिर यह तुम्हारी कोई नई चाल है? आशीष के सामने खड़े आशीष ने अपने चेहरे से चश्मे उतारे, फिर उन्हें साफ करते हुए वापस पहन लिए और अनिका से कहा, तुम रिलैक्स कर सकती हो, मैं आशीष ही हूँ। आशीष के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका और अलेक्जेंडर दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि अलेक्जेंडर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि वह जिसने इतने सालों से अपना डैड समझ रहा था, वह स्लिप्ड पर्सनैलिटी का शिकार था। मगर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को इतना तो पता चल गया था कि जब भी उसके डैड इस तरह की आवाज़ में बात करते थे तब वह कभी अच्छी तरह से पेश आते थे। जमीन पर पड़ी लकड़ी के छोर को उठाते हुए आशीष ने अनिका से कहा, माफ़ करना, वो तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। आशीष की ओर हैरानी से देख रही अनिका ने धीमी आवाज़ में आशीष से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों इस वक्त जो बात कर रहे हैं वह क्रिस्टोफर सुन पा रहा है? अलेक्जेंडर बड़े ही ध्यान से आशीष और अनिका के बीच हो रही बातों को सुन रहा था। आशीष ने जब अलेक्जेंडर को इतनी ध्यान से सारी बातें सुनते हुए देखा तो अनिका को इशारा करते हुए आशीष कमरे के कोने में ले गया और धीमी आवाज़ में कहने लगा, नहीं, फिलहाल वह हमारी कोई बात नहीं सुन सकता, मगर हाँ, हम दोनों जब भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तब उसे सब कुछ पता चल जाता है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक ही दिमाग में रहने वाले दो पर्सनैलिटीज आपस में इस तरह से जुड़ चुकी थी कि चाहकर भी आशीष अपने मन की बातें क्रिस्टोफर से नहीं छुपा सकता था। हालांकि इस वक्त अनिका के सामने जो इंसान खड़ा था वह आशीष डोगरा ही था, मगर अनिका यह भी अच्छी तरह जानती थी कि जब क्रिस्टोफर वापस लौटेगा तो वह जरूर आशीष से पूछताछ करेगा। मगर इस वक्त अनिका आशीष से जो बात करना चाहती थी वो बेहद ज़रूरी थी। अनिका ने आशीष से कहा, क्या तुमने कभी साइकोथेरेपी के बारे में सुना है? साइकोथेरेपी का नाम सुनते ही आशीष के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष इस ट्रीटमेंट के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान रह गया था। उसने शायद इससे पहले इस ट्रीटमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं था, मगर आशीष अच्छी तरह जानता था कि अनिका कितनी काबिल डॉक्टर थी। अनिका ने आज तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस बड़ी ही आसानी से सोल्व किए थे। दुनिया भर के न्यूरोसर्जन में अनिका का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। अगर अनिका ने इस ट्रीटमेंट के बारे में बात कही थी तो जरूर कुछ सोच समझ कर कही होगी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आशीष ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या इस ट्रीटमेंट के बाद क्रिस्टोफर हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा? क्या मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा? आशीष बड़ी ही बेसब्री से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद आशीष ने अनिका से कहा, देखो, सच कहूँ तो क्रिस्टोफर को मारना नामुमकिन है। अनिका की यह बात सुनकर आशीष के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। आशीष ने अपनी नज़रें झुका ली। आशीष को हल्की हल्की खांसी भी आने लगी थी। आशीष को कमरे में रखा पानी का गिलास देते हुए अनिका ने कहा, मगर हाँ, मेरे पास एक तरकीब है जिसकी वजह से क्रिस्टोफर तुम्हें कभी भी जिंदगी में दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। आशीष अनिका की बात समझ नहीं पा रहा था। अनिका ने अपनी बात समझाते हुए आशीष से कहा, देखो, जिस तरह कोई जंगली जानवर पागल हो जाता है तो उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वह बाकी इंसानों को और बाकी जानवरों को तकलीफ न पहुंचाए। ठीक उसी तरह हम क्रिस्टोफर को एक पिंजरे में कैद कर सकते हैं जिससे वह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। देखो, क्रिस्टोफर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है जिसे आसानी से गोली देकर शरीर से निकाला जाए, न ही वह कोई जीव है जो जिंदगी और मौत के चक्कर में फंसा हुआ है। क्रिस्टोफर एक सोच है, एक एहसास है, और एक सोच को ख़त्म कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर हाँ, सोच को बदला जा सकता है। अगर सब कुछ सही चला और तुमने मेरा साथ दिया तो हो सकता है कि हम क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए किसी ऐसे पिंजरे में कैद कर लें और तुम्हारे ही मन के अंदर इतनी गहराइयों तक उसे दफन कर दें कि वह कभी लौट कर वापस नहीं पहुंच पाएगा। अनिका की बातें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर आशीष अच्छी तरह समझ पा रहा था कि अनिका क्या कहना चाहती थी। आशीष ने अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा, मुझे बताओ कि यह इलाज करने में कितना वक्त लगेगा? मेरा मतलब है, यह जो कुछ भी तुम कह रही हो उसे अचीव करने में हमें कितना टाइम लगेगा? अनिका ने एक लंबी राहत की सांस लेते हुए आशीष से कहा, देखो, वक्त का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये न्यूरोलॉजिकल इशू है। दिमागी बीमारी के इलाज में कितना वक्त लग सकता है यह कहना तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी 1 सेशन, कभी कभी 2, कभी 6 महीने, तो कभी 6 साल। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टोफर तुम्हारी सोच के अंदर कितना गहरा उतर चुका है।
फिलहाल तुम्हारी कंडीशन देखकर मुझे लग रहा है कि क्रिस्टोफर को तुम्हारे जहन से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी आशीष ने जवाब देते हुए कहा, देखो सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिस्टोफर जब मेरे अंदर रहे या ना रहे। मेरी जिंदगी में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है जीने के लिए। सच कहूँ तो मुझे अब जीने की कोई ज़्यादा तमन्ना भी नहीं है। क्रिस्टोफर मेरे अंदर से चला जाए या मेरे साथ रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस वक्त हम क्रिस्टोफर को चाहकर भी मेरी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। अनिका आशीष की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी तक मुझे V16 पाउडर के बारे में पता नहीं चला है। इससे पहले कि मैं यह जान सकूं कि यह ड्रग का आखिरी डोज क्रिस्टोफर ने कहाँ छुपाया है, हम चाहकर भी क्रिस्टोफर को मेरी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि किसी भी तरह उस ड्रग का आखिरी डोज हासिल करके हम अलेक्जेंडर का इलाज करें। अलेक्जेंडर का इलाज हो जाए, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। आखिर मेरी ज़िंदगी में कब कितने ही दिन बचे हैं, और जिस दिन मेरी मौत होगी मेरे साथ साथ क्रिस्टोफर भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए क्रिस्टोफर को इस वक्त मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिस तरह अपने मतलब के लिए अब तक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चलता रहा है, अब उसी तरह से मेरे मतलब के लिए मैं क्रिस्टोफर के साथ रहूँगा। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं कभी कभार अपने शरीर में लौटकर फिर से अपने शरीर पर कुछ वक्त के लिए अपना कब्जा कर सकूं। अपने ही घर में चोरों की तरह आता हूं। मैं कुछ वक्त यहाँ पर सुकून के गुजार सकूं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अच्छी तरह समझ पा रही थी अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि अगर क्रिस्टोफर के जरिए आशीष को V16 पाउडर के आखिरी डोज तक पहुंचना था, तो क्रिस्टोफर का आशीष के शरीर में रहना बहुत ज़रूरी था। अनिका को आशीष की कंडीशन के लिए काफ़ी सारी फीलिंग हो रही थी, मगर वह मजबूर थी। अगर अलेक्जेंडर को बचाने के लिए वह ड्रग जरूरी ना होता, तो अनिका ने किसी भी कीमत पर आशीष की मदद करके क्रिस्टोफर को उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया होता। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अनिका ने आशीष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज शुरू करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।